नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद राहील साहब, हाई कोर्ट के वकील हैं। तो उनसे आइए आज उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, ये कैसे लॉ की तरफ आए और इनका ये सफ़र कैसा गुजरा। ये अपने फैमिली में तो मैं पहला ही वकील हूँ और अब मेरी बच्चे जो हैं वो इस शोबे को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। अब वकील इस तरह बना कि किसी और मजमून में दाखला नहीं मिला। तो जब दाखला नहीं मिला तो फिर लॉ को, लेकिन जब मैंने लॉ में दाखला लिया और इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं बना ही इस प्रोफेशन के लिए था। और ये प्रोफेशन जो है ये मोस्ट डिग्निफाइड और ऑनरेबल प्रोफेशन है इन द वर्ल्ड, इन दिस सेंस कि नंबर एक, जब आप कुरान की एक आयत है कि क्या वो जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते वो बराबर हो सकते हैं, और जो आंखें रखते हैं और जो नहीं रखते वो बराबर हो सकते हैं। तो जब आपको किसी मुल्क के आइन और कानून का पता चलता है तो आप साहिब बसीरत हो जाते हैं। जब आप देखना शुरू कर देते हैं, जब आपको अल्लाह ताला शऊर दे देता है और इल्म की दौलत से नवाजता है, तो फिर आप ताकतवर हो जाते हैं। तो वकालत किसी भी शख्स को जो इस लॉ के साथ, इस प्रोफेशन के साथ वो डेडिकेट हो जाए और अपने आप को वक्फ करे, वो ताकतवर हो जाता है। एक वकील मुआशरा तब्दील कर सकता है। एक वकील एक्सप्लॉयट नहीं होता, इसलिए कि वो जानता है कि जो हालात और वाक़यात बने हैं इसमें से मेरे लिए निकलने का रास्ता क्या है। और कोई भी उसको अंधा समझकर, कोई बहरा समझकर, कोई बेइल्म समझ के उसके एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो लॉ का जो प्रोफेशन है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपको ताकतवर करता है। और ताकत इसलिए ज़रूरी है कि खुदा ने अपनी जो रबूबियत के एतबार से टॉप फैकल्टी अल्लाह ताला ने बताई है, उसमें यह है कि अल्लाह ताला ताकतवर है। जब अल्लाह ख़ुद ताकत को पसंद करता है तो वो बेताकत लोगों को नापसंद करता है। तो ताकत अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो वकील जो साहब इल्म होता है, साहब बसीरत होता है, वो ताकतवर होता है, वो अल्लाह ताला के रास्ते पे चल रहा होता है। महकूम, मज़लूम, मजबूर, इनको अल्लाह ताला ने नापसंद किया है और ताकतवर को ये हुक्म दिया है कि इनकी मदद करो। जब आप ताकतवर होते हैं, आप मुआशरे में अपने साथियों को जो ताकतवर नहीं हैं, यू कैन सपोर्ट देम। देखिए, इकबाल का एक शेर और कानून कुदरत है। एक कानून वो है जो मैन मेड है, जो हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और फिर अदालतों में डील करते हैं। लेकिन एक कानून अल्लाह ताला का है, कोई इंसान उसको नहीं बदल सकता। और अल्लाह के कानून में ये बुनियादी कानून है जिसको इकबाल ने डिपिक्ट किया है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। जो कमज़ोर है, ज़ईफ़ का मतलब है कमज़ोर होना, तो जो कमज़ोर है उसका नेचुरल रिज़ल्ट उसकी मौत है, उसे मरना है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। कमज़ोर की कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, जब तक वो साहब इल्म ना हो, जब तक वो साहब आँख ना बन जाए। जो मैंने आपको आयत कोट की थी शुरू में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इनके दिल हैं ये सोचते नहीं, क्या इनकी आँखें हैं ये देखते नहीं, क्या इनके कान हैं ये सुनते नहीं। और फिर कंपैरिजन दिया कि देखने वाला और ना देखने वाला बराबर नहीं होते। वो मोहताज हो गया ना, जो नहीं देख रहा वो मोहताज है, मस्कीन है। तो मस्कीनी अगर किसी ने ख़त्म करनी है तो सबसे पहले उसको ख़ुद साहब इल्म होना चाहिए। आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आई हैं तो इस प्रोफेशन की वजह से आई हैं, आप मेरे पास तशरीफ़ लेके आई। और ये मेरे इल्म ने मुझे ताकतवर किया। मैं आम घर का आदमी हूँ, मैं किसी बड़े जागीरदार फैमिली का शख्स नहीं हूँ, लेकिन मेरे इल्म ने मुझे ताकतवर कर दिया। कोई सरमायादार, कोई ताकतवर
मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, मुझे झुका नहीं सकता। वाई? क्योंकि मैं जानता हूँ और वो नहीं जानते, मैं देखता हूँ और वो नहीं देखते। तो इन दिस सेंस आपके इस सवाल का एक पहलू तो बिल्कुल टोटली जो है उसका तल्लक मुआशरे के साथ है कि ताकतवर आप किसी को नहीं बना सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप अपनी ताकत को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइदर फॉर द बेनेवोलेंस ऑफ मैनकाइंड, अपनी ताकत को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लें, या इब्लीस के रास्ते के ऊपर चलते हुए अपनी ताकत को मज़लूम को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर लें। एक मोहम्मद का रास्ता है, एक इब्लीस का रास्ता है। तो मैं ताकतवर लोगों से ये अपना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सिर्फ़ कि अगर अल्लाह ने ताकत दी है और आप ताकतवर हैं तो इस ताकत को उस तरह से इस्तेमाल करें जो रास्ता मोहम्मद ने बताया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जिसमें इंसानियत की फलाह है, सप्रेशन नहीं है, टायरनी नहीं है, जुल्म नहीं है, इस्तबदाद नहीं है। तभी मुआशरे ग्रो करते हैं। सर ये आप क्रिमिनल में ज़्यादा डील करते हैं, तो आम एक इंसान जो जिसके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई आप उसको कोई अवेयर करेंगे? क्योंकि हमारा जो चैनल है वो इसीलिए है कि हम माशरे में लोगों को आपके थ्रू, लॉयर्स हजरात के थ्रू कोई ना कोई पैगाम देते हैं कि उनके अगर कोई मसाइल हो तो उसको कैसे उस पर कोई एक लॉ बताएं ताकि किसी एक बंदे का भी अगर फ़ायदा हो जाए तो ये आपकी भी जो है ना वो आपको भी अजर मिलेगा और चैनल को भी कोई कोई ना कोई। जी मेरी बहन, इसमें दो चीज़ें फिर इम्पोर्टेंट हैं। एक ये है कि कानून की हर किताब ज़ाब्ता देती है। कानून बेसिकली है क्या? कानून ये है कि रियासत और अवाम के दरमियान एक तल्लक इस्टेब्लिश करता है। जहाँ पे कोई ज़्यादती होती है वहाँ पे रियासत ऑपरेट करती है, मज़लूम के साथ आके खड़ी होती है। अगर कोई ज़्यादती कर रहा है, जैसे हज़रत अबू बकर ने कहा था कि तुम में से हर ताकतवर मेरे नज़दीक उस वक़्त तक कमज़ोर है जब तक मैं उससे जो छीना गया हक़ है, जो उसके पास है, वो छीन के वापस मज़लूम तक ना पहुंचा दूं। और हर मज़लूम ताकतवर है जब तक उससे छीना गया हक़ मैं उसको वापस ना ले दूं। तो कानून बुनियादी तौर के ऊपर रियासत और फ़र्द के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका तयन करता है। अब उसमें जो है बुनियादी चीज़ ये है कि एक अगर जुर्म होता है, उस जुर्म को के लिए सबसे पहले कि आपने कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है। नंबर टू, उस दरवाज़े को जब आपने खटखटाया, दरवाज़ा खुला, उसमें से रियासत बाहर आई, यानी एक SHO, एक ASI, एक सब इंस्पेक्टर, उसने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो अपना राइट्स हैं वहाँ पे मुद्दई के ही हैं। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है, बाज़ औक़ात मुद्दई ज़ालिम होता है, वो झूठे मुकदमात कायम करता है, वो झूठी शहादतें पैदा करता है। तो इस सूरत के अंदर वो जो मुद्दई है वो ज़ालिम है। और कहीं ऐसा भी होता है कि इन रियल सेंस कोई शख्स जो है उसके साथ कोई हादसा हुआ, कोई क्राइम कमिट हुआ और वो रियासत के पास जाता है कि जी मेरे साथ ये हादसा हुआ। तो उसमें जो मेरी टिप है, बहुत सारे कवानीन हैं, जो प्रोसीजरल लॉ है, जो पुलिस के इख्तियारात का तयन करता है, जो अदालतों के इख्तियारात का तयन करते हैं कि अदालतों की ये लिमिटेशन है, तफ्तीशी ऑफिसर की ये लिमिटेशन है, पुलिस का ये इख्तियार है, कौन से कवानीन पुलिस के दायरे में नहीं आते, वो एंटी करप्शन में जाते हैं, वो FIA में जाते हैं। तो ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन जो आम आदमी के समझने की बात है कि अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब होता है तो वो सबसे पहले पुलिस जो कि रियासत है, जिसके साथ उसका मुआहदा है, इमरानी मुआहदा है, वो उसको जाके कंसल्ट करेगा। वो उसको बताएगा कि इस रियासत में आपके ज़ेरे तसल्लत हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। अब ये दो तरह के जुर्म हैं, एक वो जो काबिले दस्तंदाजी हैं, एक वो जो नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस हैं। अगर पुलिस ये महसूस करती है कि ये क्राइम ऐसा है जो कि काबिले
दस्तंदाजी है जिसकी पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती है, तो फिर 154 के तहत ज़ाब्ता फ़ौजदारी दफ़ा 154 के तहत वो FIR दर्ज करने का पाबंद है। अगर पुलिस, जैसा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे आपने और हमने इब्तिदा में जो बात की थी कि ये ताकतवरों का मुल्क है और दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है, अगर ताकतवर पुलिस को मैनिपुलेट करता है और FIR उसकी नहीं दर्ज होती उस मज़लूम आदमी की जिसके साथ क्राइम कमिट हुआ है, तो फिर उसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 22 से 22B सेक्शन ज़ाब्ता फ़ौजदारी उसके तहत वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास सेशन कोर्ट में वो अप्लाई करेगा और वहाँ अदालत में ये अपना केस इस्टेब्लिश करेगा कि मेरे साथ ये क्राइम कमिट हुआ है, पुलिस मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रही, अदालत इंटरवीन करे, तो वहाँ पे फिर अदालतें अपनी इंटरवेंशन करती हैं। नंबर 2, उसको हम लीगल ज़ुबान में कंप्लेंट कहते हैं, जिसको उर्दू में हम इस्तगासा भी बोल देते हैं, कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही या पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की है जो कि मबनी पर इंसाफ नहीं है और मुद्दई एग्रीव्ड है, तो देन ही कैन रिकोर्स टू कंप्लेंट। वो डायरेक्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उस कंसर्न थाने के, वहाँ पे अपना इस्तगासा फ़ाइल कर सकता है और वो इस्तगासा बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे एक चालान केस चलता है, जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर उसका चालान मुरतब करती है और चालान के बाद मुल्ज़म तलब होता है और उस तलबी के बाद या फ़ैसला मुल्ज़म के हक़ में आता है या मुद्दई के हक़ में आता है। तो सिमिलरली जब इस्तगासा फ़ाइल होता है, उसका प्रोसीजर इस्तगासा फ़ाइल होने के बाद मुल्ज़म की तलबी हो जाने के बाद सेम है, लाइक अ ट्रायल, और उसमें जो सज़ा और जज़ा है उसके इक्वली, अगर आपकी शहादत अच्छी है तो सज़ा होगी, शहादत अगर एविडेंस वीक है तो मुल्ज़म को उसका फ़ायदा मिलेगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये शोबा आपको ताकत बख्शता है, आपको तवाना करता है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि मेहनत, वकालत बग़ैर मेहनत के जो है फिर एक दाग बन जाती है। वकील वही अच्छा है जो कानून को जानता है, जो कानून के साथ अपने आप को वाबस्ता रखता है, जो नए कवानीन, क्योंकि कवानीन एक ऐसी चीज़ है जो आए दिन बदलते भी हैं और उनमें नए कवानीन आते भी हैं। तो जो वकील पढ़ने की आदत नहीं रखता वो सब कुछ हो सकता है, वो वकील नहीं हो सकता। तो नौजवानों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, अगर वो सुन रहे हैं, कि अदालतों को इन्फ्लुएंस करने की बजाय थ्रू सम अदर मीन्स अपने इल्म से कन्विंस करें, अपना हथियार अपने इल्म को बनाएं, अपनी ताकत अपनी किताब को बनाएं, बजाय इसके कि वो उन फजूलियात में, और वो जो आजकल का एक मरवजा तरीक़ाकार बन गया है कि बुकला नौजवान इकट्ठे होते हैं, 10-20 जज के पास जाते हैं, तो ये एक अनएथिकल इलीगल रास्ता है। और वकालत जो हमारा बड़ा डिग्निफाइड और ऑनरेबल प्रोफेशन है, ये उसकी भी तजलील है। तो जिस प्रोफेशन के साथ हम वाबस्ता हों, हमें चाहिए कि उसकी डिग्निटी और ऑनर का ख्याल करें, और वो सिर्फ़ एक सूरत में है, और वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफेशन का इल्म हासिल करें और उसके एथिक्स को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद राहील साहब का कहना है कि जो बग़ैर मेहनत के जो वकालत होती है वो एक दाग बन जाती है, और जो भी वकालत के शोबे में आना चाहिए वो मेहनत 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 करे और किताब से अपना ताल्लुक़ रखे, ताकि वो एक प्रोफेशनलिज़म की तरफ अपने आप को लेके जाए और माशरे का एक फ़ाल हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। एतबार न्यूज़ के साथ नसीन बुखारी को इजाज़त दीजिए।